अस्सलाम वालेकुम। हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स की कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम अपनी बुक के यूनिट 7, 8 और 9 तीनों यूनिट्स को कवर करेंगे, यानी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स जनरल स्टैटिस्टिक्स की तरह से ही है, बस ये कि हमें इस कोर्स में ज़्यादा फोकस करना है इंटरप्रिटेशन की तरफ, कम फोकस करना है कैलकुलेशन की तरफ, जो कि हायर लेवल रिसर्च में आपको इवेंचुअली करना होता है। और ये एक्सप्लेनेशन मैंने कोशिश की है कि इस तरह से हो कि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको भी स्टैटिस्टिक्स समझनी है उन सभी को इसको कम से कम एक दफ़ा सुन लेना चाहिए, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। यूनिट 7 में हम कोरिलेशन और रिग्रेशन पे जाएंगे, और बहुत आसान बात है अगर इसको कॉन्सेप्चुअली समझना हो। जब इसको एनालाइज कर रहे होते हैं या इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो शायद कुछ मुश्किलें लोगों को आ सकती हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन कंसर्न तो फिर ये बहुत आसान है। कोरिलेशन का मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जब एक होता है तो दूसरा होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसमें ये नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, कोरिलेशन के अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो क्या उसी के साथ दूसरा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, और इनका आपस में रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसी के बीच में हम कहीं घूमते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन की वैल्यूज़ -1 से +1 के बीच में आती हैं। -1 का मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशनशिप, +1 का मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, 0 का मतलब नो कोरिलेशनशिप। इसकी मिसाल लेते हैं कि क्या एज का हाइट के साथ कोई कोरिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, एज लेंगे 10, हाइट लेंगे लेट्स सपोज 4, एज लेंगे 11, हाइट आएगी 4.5, एज लेंगे 12, हाइट आएगी 5। लेट्स सपोज ऐसे डेटा आ गया हमारे पास। तो जब ये डेटा देख रहे होंगे तो हम देखेंगे कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ रहा है। तो हमारा डेटा जो है वो इस तरह से प्लॉट होना शुरू हो जाएगा कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ रहा है। इसकी मदद से हम निकाल पाएंगे कि ये पैटर्न नज़र आ रहा है कि कोई कोरिलेशनशिप है। और जब भी लाइन ऐसे अपवर्ड जाती है, एक बढ़ता है तो दूसरा ही बढ़ता है, तो हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप है। हो सकता है कि ऐसा हो कि हम जानना चाहते हों बच्चे की इमोशनैलिटी, एरेटिक बिहेवियर को नोट कर रहे हूँ। हमने कहा जब ये यहाँ पे एज ले लेते हैं, यहाँ पे हम बिहेवियर ले लेते हैं। हमने कहा जब छोटा था तो बिहेवियर बहुत एरेटिक था, थोड़ा बड़ा हुआ बिहेवियर थोड़ा बेहतर हुए। उससे बड़े बच्चों का डेटा चेक किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उससे बड़े बच्चों का बेहतर चेक किया, थोड़ा और कम एरेटिक हो गया, और कम एरेटिक होता जा रहा है एज के साथ साथ। ये देखिए, ये डेटा जो है वो एक डाउनवर्ड मूवमेंट को, डाउनवर्ड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं एज के साथ साथ बालों का कलर। ठीक है, यानी गोल्डन, ब्राउन या ब्लैक, चलें ये तो थोड़ा बहुत ही ऑब्वियस सा हो गया। आप किसी और ऐसे नंबर को देख लें जो एज रिलेटेड ना हो। तो फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं एज के साथ मैथ्स में स्कोर कितना कोरिलेट करता है। यहाँ एज ले लेते हैं, यहाँ मैथ्स का स्कोर ले लेते हैं। तो एक बच्चे की एज कम थी, उसका स्कोर ज़्यादा आया, एक की एज कम थी, उसका स्कोर कम आया, एक की एज ज़्यादा थी, उसका स्कोर ज़्यादा आया, एक की एज ज़्यादा थी, उसका स्कोर कम आया। तो ये डेटा ऐसा जमा हो गया हमारे पास। तो देख लें, हमें नज़र आ रहा है इसमें कोई कोरिलेशन हम नहीं इस्टेब्लिश कर सकेंगे, किसी एक डायरेक्शन में डेटा मौजूद नहीं है। तो ये है कोरिलेशन स्टडी, जिसमें ये जानना चाहते हैं हम कि दो वेरिएबल्स जो एग्जिस्ट करते हैं, क्या ऐसा होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, ऐसा हमने महसूस किया, या एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, ऐसा हमने महसूस किया, या एक बढ़ रहा है दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या एक कम हो रहा है तो दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये है कोरिलेशन। कोरिलेशन में हम ये मालूम कर सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है रिलेशनशिप की, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये मालूम कर सकते हैं कि डायरेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो कैसे मालूम कर सकते हैं कि मैं थोड़ा सा नीचे जगह बना के बताता हूँ आपको।
वो हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि हमने को रिलेट किया कि एक बढ़ा, एक बढ़ता जा रहा है, दूसरा भी बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से एक बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये डेटा ऐसे ही आता है, एग्जैक्टली बेस्ट लाइन नहीं आती। और एक और डेटा हमने कलेक्ट किया, तो देखें ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है इसके मुकाबले में। ये थोड़ा सा बढ़ता है, ये ज़्यादा बढ़ता है, ये थोड़ा सा बढ़ता है, ये ज़्यादा बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ता है, जबकि यहाँ पे ये रिलेशनशिप ज़्यादा ज़्यादा है। इसी तरह से एक तो ये तरीका है कि लाइन की या जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कितनी, उसका उसका स्लांट क्या है, उसका स्लोप क्या है, उसका ग्रेडियंट क्या है। एक तरीका और भी है देखने का कि ये जो बढ़ना है ये कितना फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि जी इसके ये 1 था तो ये 1 था, ये 2 हुआ तो ये 2 हुआ, कभी नहीं भी हुआ, कभी ऐसा भी हुआ कि आगे बढ़ा, कभी नहीं भी बढ़ा। तो हम ये कहेंगे ये कोरिलेशन वीक है थोड़ा सा बनिस्बत इसके। ठीक है, ये कोरिलेशन एग्जिस्ट करता हुआ नज़र तो आ रहा है हमें, लेकिन थोड़ा वीकर है। ये कोरिलेशन एग्जिस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये ज़रा स्ट्रॉन्गर कोरिलेशन है। तो हम यूं कोरिलेशन को की मदद से फैसले करते हैं, डिसाइड करते हैं कि दो वेरिएबल्स का आपस में ताल्लुक है या नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि, और ये आंसर -1 से +1 के बीच में कहीं होगा, 0 भी हो सकता है। 0 का मतलब है कोई कोरिलेशन नहीं है, +1 का मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, -1 का मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वर्स रिलेशनशिप है। लेकिन कोरिलेशन में कॉजेशन नहीं होती, ये नहीं पता कि ऐसा क्यों है। ठीक है जी। और कोरिलेशन के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो पियर्सन फार्मूला है। अगेन इस फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कंप्यूटेशनली भी डिफ़ाइन करते हैं और डेफिनेशनल भी डिफ़ाइन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समझाने के लिए इस फार्मूले को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ऐसे करते हैं। लेकिन अगेन इस फार्मूले पे जाने की डेप्थ में जाने के बजाय इसको आप लॉजिकली समझें कि एक के एक्स में चेंज होने से दूसरे के एक्स में, यानी x1 और x2 में कितना डिफरेंस है, y1 और y2 में कितना डिफरेंस है, ये निकालना चाह रहे हैं हम। तो ये जब हम पॉइंट्स को निकालते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली हमें पता चलता जाएगा कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ बढ़ रही हैं या साथ साथ नहीं बढ़ रही, साथ साथ या अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हैं या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही। इनका जो प्लॉटिंग पॉइंट है वो कुछ ऐसी जगह आ रहा है जो कि एक पैटर्न को शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा। ठीक है, तो इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है वो पियर्सन कोरिलेशन कहलाता है। इसको आप चाहें तो ऐसे ही याद कर लीजिए, अगर एग्ज़ाम में लिख के आना भी आपको तो। और ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा। अब कोरिलेशन से आप क्या क्या करते हैं, आप प्रिडिक्ट करते हैं, कर सकते हैं, किसी दर्जे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एज बढ़ रही है और हाइट बढ़ रही है तो एज 4 है और हाइट 5 है, और एज 5 हुई तो हाइट 6 हुई तो एज 7 होगी, तो कमोबेश हाइट भी बढ़ेगी। कम से कम डायरेक्शन तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। आप ये वैलिडिटी कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट की कि यस जो मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है, मेरा ख्याल है कि इसका इससे कोई ताल्लुक़ है, इसको आप कोरिलेशन से फैसला करवा सकते हैं कि यस ऐसा होता है। इसी तरह से इन्होंने कहा कि आप रिलायबिलिटी का फैसला कर सकते हैं कि जो भी आपने बात की कि इनका आपस में ताल्लुक़ है, ये कितना स्ट्रांगली, कितनी रिलायबल बात है। इस केस में ये कम रिलायबल बात है और इस केस में ये ज़्यादा रिलायबल बात है। जब कोरिलेशन स्ट्रांग होगा तो बात आपकी ज़्यादा रिलायबल है, जब कोरिलेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आपकी बात कम रिलायबल है। ठीक है, अपनी थ्योरी को वेरीफाई कर सकते हैं आप कि क्या वाकई इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है भी या नहीं है। आईक्यू हाई होने का बच्चों की फाइनेंशियल वेलफेयर से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है, कोरिलेशन प्लॉट करके देख लीजिए, डेटा जमा कीजिए, कोरिलेशन प्लॉट कीजिए। ठीक है, अच्छा कोरिलेशन कैलकुलेट करने का एक से ज़्यादा तरीके हैं। स्पीयरमैन कोरिलेशन भी यूज़ की जाती है। स्पीयरमैन कोरिलेशन तब यूज़ की जाती है जब डेटा जो है वो ऑर्डिनल स्केल पे मेजर किया गया हो। जैसे नॉर्मली हम डेटा कैलकुलेट करते हैं वो नंबर्स न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है ना, तो वो कैलकुलेशन आसान है, डिफरेंट है कि एज बढ़ रही है न्यूमेरिकली बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है न्यूमेरिकली बढ़ रही है। लेकिन कभी कभी डेटा ऐसा आता है जो ऑर्डिनल स्केल, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड,
जो जो 1 क्लास में होते हैं वो फर्स्ट आते हैं, जो 2 क्लास में होते हैं सेकंड आते हैं, जो 3 क्लास में होते हैं थर्ड आते हैं। तो अब ये 1, 2 और 3 नंबर्स नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसमेंट हैं एक ऑर्डिनल स्केल पे। तो नॉर्मल पियर्सन कोरिलेशन के फार्मूले में ये हो नहीं सकेगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकल के नहीं आएंगी। तो वहाँ पे स्पीयरमैन कोरिलेशन यूज़ हो सकता है, ये एक और तरीका इन्होंने दे दिया। और इसके थ्रू भी एक्स और वाई के रिलेशनशिप की कंसिस्टेंसी को मेजर किया जा सकता है। इसमें रैंक्स टाइप के जो स्कोर्स हैं उनको एक दूसरे से कोरिलेट किया जाता है। ऑन द अदर हैंड रिग्रेशन भी रिलेशनशिप ही डिफाइन करती है, लेकिन रिग्रेशन सिर्फ रिलेशनशिप नहीं डिफाइन करती है, बल्कि रिग्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में लेके जाती है, उस रिलेशनशिप को क्वांटिफाई भी करती है और यही बताती है कि कौन सा किसकी वजह से है। तो बहुत आसान बात है कि रिग्रेशन अगर आपको याद हो, आप इक्वेशंस लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 2x, ये एक रिग्रेसिव इक्वेशन है। ये देखिए जी, y इज इक्वल्स टू 2x, इसका मतलब हुआ कि जब x1 बढ़ेगा तो y2 बढ़ेगा, जब x2 हो जाएगा तो y4 हो जाएगा। तो ये 2 जो है वो x और y के रिलेशनशिप को बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड 2 है, यानी डबल से बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि y इज इक्वल्स टू 0.5x। तो अब पता चल गया ना सिर्फ ये कि इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन हाफ से बढ़ रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि y इज इक्वल्स टू -5x, x 1 से बढ़ता है, y 5 से कम हो जाता है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो एक तो रिग्रेशन हमें रिलेशनशिप तो बता ही रहा है, साथ में हमें डायरेक्शन भी बता रहा है, साथ में हमें उस रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड भी बता रहा है कि कितना फ़र्क पड़ रहा है एक के दूसरे से। तीसरी बात ये कि ये भी बता रहा है कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, इसमें चेंज होने से इसमें फ़र्क पड़ रहा है, और वाइस वर्सा ज़रूरी नहीं है कि होता हो। ये रिग्रेशन के फ़ायदे हैं। एक और मज़ेदार फ़ायदा रिग्रेशन का ये है कि रिग्रेशन में हम सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप नहीं देखते, आम तौर पे हम को रिलेशन में लीनियर रिलेशनशिप देख रहे होते हैं। रिग्रेशन के अंदर आप लीनियर से बियॉन्ड भी जा सकते हैं, एक्स की पावर मज़ीद बढ़ा सकते हैं, पॉलिनोमियल रिलेशनशिप, जैसे कि वो आप पैराबोलिक ले सकते हैं, एक्स की पावर 2 थी तो इसका रिलेशनशिप ऐसा है कि पहले ये एक्स बढ़ा तो वाई कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर एक वक्त आया कि एक्स के बढ़ने से वाई वापस बढ़ना शुरू हो गया। तो ये रिलेशनशिप भी डिफाइन किए जा सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू। तो रिग्रेशन इज़ मोर डिफाइनिंग, ज़्यादा डेप्थ में होती है, ज़्यादा तफसील बताती है, और सिर्फ कॉज पे नहीं सिर्फ रिलेशनशिप पे नहीं जाती, बल्कि कॉज की तरफ भी डायरेक्ट करने की कोशिश करती है। रिलेशन ये जो है वो रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड भी बताती है। मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू इसको डिफाइन किया जाता है रिग्रेशन को। ठीक है, तो रिग्रेशन से हम क्या करते हैं? रिग्रेशन से तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि आज गोल्ड की प्राइस ये है, कल ये थी, परसों ये थी, तो अब फ्यूचर में गोल्ड की प्राइस क्या होगी। जितना ज़्यादा अच्छा आपका डेटा होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। रिग्रेशन को आप फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों की एक्सपेंशन को एक्स्ट्रापोलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। अब रिग्रेशन में लीनियर भी हो सकती है, यानी जैसे मैंने कहा कि जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है, लाइन की शक्ल में रिजल्ट कर रहा है, एक्स की पावर 1 है। ठीक है, ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके और आगे भी जाते जाएंगे तो एक्स की पावर 3 कर लें तो, या मैंने ये सही नहीं बनाया, इसको सही कर लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स जो हैं वो रिग्रेशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉलिनोमियल भी है, लीनियर भी है। अच्छा, अब उन्होंने बहुत सारी रिग्रेशंस के नाम बता दिए, तो हम उसकी उन नामों की डेप्थ में अभी नहीं जा रहा, क्योंकि आपका बिला वजह कॉन्सेप्ट अच्छा खासा बन गया है, अब वो ख़राब हो। तो ये मैंने बता दिया कि लीनियर और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क होता है। लॉजिस्टिक जो है वो बाइनरी की तरफ जाती है, स्टेप वाइज भी है, रिज भी है। तो ये मुख्तलिफ
इक्वेशंस बनाने के या रिलेशनशिप डिफाइन करने के तरीके हैं, इसको आप इस तरह से देख लीजिएगा जैसे उन्होंने दिया। हम आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है पी वैल्यू। आपको याद है हमने टी वैल्यू देखा था, तो एक पी वैल्यू भी निकलती है। मैंने टी वैल्यू के वक्त भी आपको बताया था कि टी के साथ पी हम निकालते ही हैं। ज़रा थोड़ा सा याद कर लेते हैं टी क्या होता है। हमने दो ग्रुप्स को बैक वक्त स्टडी किया, एक ही ग्रुप को दो दफ़ा स्टडी किया और दोनों के मीन निकाले, दोनों के मीन सेम आएंगे, इसका मतलब है कि हमारी रिसर्च ठीक है। दोनों के मीन सेम नहीं आएंगे, इसका मतलब है रिसर्च में कोई गड़बड़ है। ये है टी टेस्ट। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, एक पी वैल्यू निकालते हैं प्रोबेबिलिटी की, जिसका मैंने कहा था कि आंसर 0.05 या 5% से कम होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, दोनों मीन्स में इससे कम फ़र्क है तो चलेगा, और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो पी वैल्यू ये वो वैल्यू थी जो हम कैलकुलेट करते हैं। इसी को आगे हम एनोवा में भी यूज़ करेंगे। तो पी वैल्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितना सिग्निफिकेंट है या बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है, कितना अहम है, कितना मोटा बड़ी फिगर आई है या छोटी सी फिगर आई है। तो इसको हम आमतौर पे 0.05 पे लेते हैं, यानी 5% पे लेते हैं कि 5% से कम होगी तो हम कहेंगे कि ओके, ये हमारे लिए ये एक बेहतर सिचुएशन है। तो अगर पी वैल्यू गेट्स लोअर, जैसे इन्होंने लिखा है, इसका मतलब है कि अब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पे आपका ये रिग्रेशन और कोरिलेशन ख़त्म हुआ। अगली बात है एनोवा की। पीछे भी हमने बात की थी, फिर एनोवा की हम यहाँ बात कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस याद है, वेरिएंस क्या था कि किसी वैल्यू का उसके मीन से कितना डिफरेंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने देखा था। वेरिएशंस की बात हो रही है कि डेटा में कितनी वेरिएशंस हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो बड़ी अच्छी एक इम्पॉर्टेंट तरीक़ा है चेक करने का। और अगर मैं कहूँ कि अगर आपको टी टेस्ट समझ में आ गया तो आपको एनोवा भी समझ में आ गया। टी टेस्ट में हमने एक डेटा सेट के मीन को दूसरे डेटा सेट के मीन से कंपेयर करके देखा था कि ये मीन्स सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर इनमें 5% से ज़्यादा का डिफरेंस था तो हमने कहा था कि नहीं, गड़बड़ है। ये टी टेस्ट था। तो अब हम एनोवा में भी यही करते हैं, लेकिन एनोवा में एडवांटेज ये है कि एनोवा में सिर्फ दो नहीं, दो से ज़्यादा भी सिचुएशंस ली जा सकती हैं। दो से ज़्यादा भी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस ली जा सकती हैं जिनको कि आप आपस में कंपेयर कर रहा हूँ। टी टेस्ट में फिक्स है गेम, जो फार्मूला टी टेस्ट का गिवन है वो सिर्फ दो का ही गिवन है कि आपने दो साथी रिसर्चर्स को भेजा, दोनों ने डेटा एक साथ कलेक्ट किया, उन दोनों के डेटा को आपने कंपेयर किया और आपने बताया कि यस ओके, हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर दो से ज़्यादा सिचुएशंस में आप ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, आपका गेम ही ये है। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है, आपने कहा कि सर्दियों में बच्चे जब पढ़ते हैं और गर्मियों में बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी स्टडी में फ़र्क आता है। तो आपने ना 3-4 मुख्तलिफ टेम्परेचर्स में बच्चों को ऑब्ज़र्व किया। आपने 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चेक किया, 70 पे किया, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे चेक किया। तो अब आपने बहुत सारे एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस कर ली हैं, दो से ज़्यादा दफ़ा इस टेस्ट को, इस स्टडी को रन किया है। आप इनके बीच में देखना चाहते हैं कि फ़र्क है कि नहीं है। टी टेस्ट नहीं कर सकेगा ये काम। टी टेस्ट सिर्फ दो लेता है, तो दो से ज़्यादा पे आपको एनोवा टेस्ट पे जाना पड़ेगा। अब एनोवा टेस्ट के अंदर थोड़ा सी डेफिनेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारे साथ मसला ये है कि हम चीज़ों को मुश्किल अल्फाज में बताने में अच्छा लगता है हमें। तो वो मुश्किल अल्फाज इसके समझने पड़ेंगे कि एनोवा के अंदर जो फार्मूला है ना, फार्मूला पे मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ। ये रहा फार्मूला। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ किया जाता है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाता है कि हमारे दो ग्रुप्स या तीन ग्रुप्स या चार ग्रुप्स जो हमने लिए उनमें कितनी वेरिएंस थी उनके आंसर में। अब हमारा मकसद है कि वेरिएशन हो। जब हम टी टेस्ट कर रहे थे तो हमारा असल में क्या मकसद था, मैं देख रहा था कि मेरे स्कूल में बच्चों की एवरेज हाइट 4 फुट है, तो मैंने 2 दफ़ा करवाया टेस्ट ताकि मैं साबित कर सकूं कि मेरा रिज़ल्ट सही है, डिफरेंस नहीं आ रहा दोनों में। अब यहाँ पे मेरी स्टडी ही अलग है। मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर के साथ बच्चों के रिज़ल्ट चेंज होते हैं,
ये इफेक्ट नेचुरल टेम्परेचर की वजह से होता है। तो अब एनोवा के थ्रू मैं ये चेक करूँगा कि ये टेस्ट हो जाए कि वाकई टेम्परेचर की वजह से बच्चों के रिजल्ट्स में फ़र्क आ रहा है या और भी कोई वजूहात हैं। तो वेरिएंस हम एनोवा में दो जगह टेस्ट करते हैं, दो लेवल्स पे चेक करते हैं, एक बिटवीन द ट्रीटमेंट्स और एक विद इन द ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये देखना, देखिए फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, फार्मूला जो है बस ये पूरी जान है एनोवा टेस्ट की। अगर आपको ये फार्मूला समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ गया, इसलिए इस पर ज़रा फोकस कर लें। हम ये देखते हैं कि मैंने कहा कि जब बच्चे 50 डिग्री पे पढ़ रहे थे और 70 पे पढ़ रहे थे और 90 पे पढ़ रहे थे, ये सेंटीग्रेड नहीं है, तो बच्चों का स्कोर 1 2 3 4 1 1 1 2 0 0 1 1। तो मैंने कहा कि इसके एवरेजेस में और इसके एवरेजेस में और इसके एवरेजेस में आपस में कितना फ़र्क है, ये कहलाएगा वेरिएंस बिटवीन द ट्रीटमेंट्स। ये ट्रीटमेंट है जो मैंने चेंज किया टेम्परेचर। तो क्या टेम्परेचर्स में चेंज जो आ रहा था वो अच्छा खासा चेंज आ रहा था, आपको नज़र आ रहा है? यस, एक बच्चे ने एक टेस्ट सही किया, एक ने 2 टेस्ट सही किए, एक ने 3 टेस्ट सही किए, एक ने 4 टेस्ट सही किए। यहाँ पे एक टेस्ट सही हुआ, एक टेस्ट सही हुआ, एक टेस्ट सही हुआ, 2 टेस्ट सही हुए, तो ये कम है, नज़र आ रहा है कि इससे कम टेस्ट सही हुए। यहाँ नज़र आ रहा है गर्मी और बड़ी, टेस्ट का सही होना और कम हो गया। तो ट्रीटमेंट की वजह से ग्रुप में अगर वेरिएशन आ रही है तो मैं कहूँगा कि यस, मैं सही कह रहा था। याद करें, टी टेस्ट में उल्टा था कि मैंने 2 ग्रुप्स को टेस्ट किया था, दोनों ग्रुप्स के मीन्स में फ़र्क आ रहा था, तो मैं कहता ओहो गड़बड़ हो गई, डेटा कलेक्शन ठीक नहीं हुई, क्योंकि उसका पर्पज़ अलग था, टी टेस्ट का अलग पर्पज़ था। एनोवा का टेस्ट ये है कि यहाँ पे फ़र्क आना चाहिए है, तभी मैं कहूँगा कि मेरी स्टडी ठीक है, क्योंकि मैं कंडीशंस चेंज कर रहा हूँ। ये एनोवा की खूबसूरती है, ये टी टेस्ट में नहीं हो सकता। कंडीशंस चेंज करने की वजह से मेरे ट्रीटमेंट्स के दरमियान फ़र्क कितना आया, ये एक वेरिएंस कैलकुलेट होगी। लेकिन बड़ी मज़ेदार सी एक वेरिएंस और कैलकुलेट होगी, वो ये है कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, एक ही ट्रीटमेंट के वक्त उनके रिजल्ट्स में कोई सिस्टमेटिक कोई वेरिएशन मौजूद है या नहीं है। अगर मैंने कहा कि जी मेरे सिस्टम एक ट्रीटमेंट के अंदर ही कहीं वेरिएंस बहुत मौजूद थी, दूसरी ट्रीटमेंट के अंदर भी बहुत वेरिएंस मौजूद थी, यहाँ नहीं ज़्यादा लग रही। अब ये देखिए, अगर मैं इसी को कर दूँ 1 0 4 3 0 0 5 1 0 2, अब मेरे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के अंदर जो डेटा है इसमें बहुत वेरिएशन मौजूद है, तो फिर शक होगा कि ये जो नंबर्स चेंज हुए हैं, ये नंबर्स ट्रीटमेंट की वजह से चेंज हुए हैं या ये तो अपने अंदर वैसे ही इतनी वेरिएशन रखते हैं, वैसे भी ये खुद ब खुद ही इत्तेफाक से बदल जाते हैं। मैं एक दफ़ा गया, मैंने एक स्कूल में बच्चों का रिज़ल्ट देखा, उनका रिज़ल्ट आया था 60% ऑन एन एवरेज। मैंने टेम्परेचर कम किया, रिज़ल्ट आ गया 70%, टेम्परेचर और बेहतर किया, रिज़ल्ट आ गया 80%। तो मैंने कहा देखें, तीनों टेम्परेचर्स के रिज़ल्ट्स फ़र्क आ रहे हैं। लेकिन एनोवा कहता है नहीं, एक मिनट रुक जाओ, जो तुमने पहला टेस्ट किया था उसमें बच्चों के रिजल्ट्स में अंदर जाके देखो, किसी का 20, किसी का 40, किसी का 90, किसी का 50, किसी का 60, इतना ज़्यादा फ़र्क है आपस में रिजल्ट्स में बच्चों के। तो ये ग्रुप के अंदर ही इतनी वेरिएशन है कि अभी आप इतना कंफर्म नहीं हो सकते कि आपका टेम्परेचर की वजह से ही फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करती है कि कितनी वेरिएंस थी ट्रीटमेंट्स के रिजल्ट्स के बीच में और कितनी वेरिएंस थी विद इन द ट्रीटमेंट, एक सिचुएशन में कितनी वेरिएंस एग्जिस्ट कर रही थी। अगर वेरिएंस बिटवीन द ट्रीटमेंट ज़्यादा है फ्रॉम वेरिएंस बिटवीन विद इन द सब्जेक्ट, तो फिर हम कहेंगे कि भाई हम सही कह रहे हैं, हमारा एनोवा का रिजल्ट ये बता रहा है कि हम ठीक कह रहे हैं। और अगर वेरिएंस इसकी ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि नहीं यार, हम अपना हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं। ये ज़्यादा होगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, ये ज़्यादा होगी तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। ये है एनोवा का पूरा गेम। अब अगर आपने समझ लिया तभी आप जवाब बना सकते हैं, क्योंकि सवाल जो आता है ना वो बहुत छोटा सा आता है, उसमें अगर आप ये टेक्निकली सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे तो शायद आप आधे पेज का भी नहीं लिख पाएँ। लेकिन ये पूरी कहानी जो बनेगी ना कि एनोवा का इस्तेमाल कैसे होगा जब आप 1 से 2 से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करने जा रहे होंगे
और आप ये देखने जा रहे होंगे कि आपकी वेरिएंस जो है वो विद इन द ट्रीटमेंट की वजह से सरफेस हो रही है, विद इन द ट्रीटमेंट वेरिएंस की वजह से हो रहा है, या एक्चुअली वाकई ट्रीटमेंट के वजह से हो रहा है, अंदर मसला है या आपने जो तब्दीली की उसकी वजह से मसला है या उसकी वजह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये है एनोवा का गेम और ये इंटरप्रिटेशन है। डिनोमिनेटर इन एफ स्टैटिस्टिक्स नॉर्मलाइजेस और एस्टिमेट्स देन आवर सिंपल। अच्छा, इसको मैं आपको एनालिसिस बता देता हूँ। यस, अगर एफ का आंसर बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, हम ठीक कह रहे हैं। अगर एफ का आंसर 1 आ रहा है, जितना डिफरेंस है वो सारा का सारा उतनी ही वेरिएशन हमारे विद इन द सिस्टम भी है, तो हम कहेंगे कि हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, नल एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है एफ डिस्ट्रीब्यूशन और एनोवा। ठीक है, इसमें कोई बात रह गई? ये दोनों बातें हमने समझ ली। इसमें बस एक बात रह गई कि वन वे और मोर देन वन वेज भी एनोवा को एनालाइज किया जा सकता है, यानी 2 वे एनोवा भी हो सकता है। 1 वे का मतलब है कि मैंने कहा कि मैं एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ बच्चों का रिज़ल्ट बेहतर बनाने के लिए। बच्चों का रिज़ल्ट चेक कर रहा हूँ टेम्परेचर के साथ, 3 मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे, तो ये एनोवा 1 वे यूज़ होगा। और 2 वे हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर भी चेंज करूँगा और बच्चे भी 2 तरह के लूँगा, मेल को अलग देखूँगा, फीमेल को अलग देखूँगा, टेम्परेचर्स भी अलग अलग देखूँगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया। वंस अगेन ये एनोवा में पॉसिबल है, 1 वे भी है और 2 वे भी पॉसिबल है एनोवा में। ठीक है, अब ये एनोवा की कुछ वंस अगेन जो फार्मूले हैं, मैंने आपसे कहा कि फार्मूलों की डेप्थ में जाने का फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको जो है वो इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। लास्टली काई स्क्वायर की बात करते हैं। ये भी एक इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स यानी नतीजा निकालने के लिए एक स्टैट्स यूज़ होता है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के 2 काम हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के दो सॉल्यूशन, दो बातें निकाली जा सकती हैं। पहला है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा है गुडनेस ऑफ फिट। ठीक है, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या होता है कि जो हम कहने जा रहे हैं वो बात ठीक है, क्या हम ये टेस्ट करें या ना करें। तो मोस्टली काई स्क्वायर का गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है वो स्टडी के शुरू में किया जाएगा। इवन बहुत दफ़ा स्टडी करने से पहले, रिसर्च करने से पहले किया जाएगा कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है, इज़ इट गुड इनफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साहब ने रिसर्च की और उन्होंने जो है वो डेटा निकाला कि एक कॉइन को मैंने उछाला 100 दफ़ा, 80 दफ़ा हेड आया, 20 दफ़ा टेल आया। तो हम क्या करते हैं काई स्क्वायर में, कंपेयर करते हैं हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को किसी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारी एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे कि आपको पता है कि कॉइन टॉस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, हेड एंड टेल की 50% डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी 50 दफ़ा हेड आना चाहिए, 50 दफ़ा टेल, इसके आसपास 49, 51, 48, 52 चलेगा। लेकिन 20 और 80 अगर आ रहा है हमारा डेटा और हाइपोथेटिकली जो हमने या जो हमारी अजम्पशन थी कि ऐसा होना चाहिए वो वैसा आ रहा है जो उससे काफ़ी मुख्तलिफ है, तो इस बात को चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो ख़याल है वो और जो स्टैंडर्ड है वो दोनों मैच कर रहे हैं, तो हम गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करते हैं। अगर वो मैच होता है तो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई, और अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई। तो काई स्क्वायर का एक गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है। देखिए इसकी वैल्यूज़ देख लीजिए, इसके फार्मूले में ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ये कितना डिफरेंस आ रहा है ऑब्जर्व वैल्यूज़ में और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ में। अगर ये बहुत डिफरेंस आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कुछ गड़बड़ है, अगर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे ठीक है, गुडनेस टू फिट है, इट इज़ गुड टू फिट, इट इज़ ओके। और दूसरा जो टेस्ट है काई स्क्वायर का, जो दूसरा इस्तेमाल है वो कहलाता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। वैसे मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता है, हम उसको कहते हैं
टेस्ट ऑफ डिपेंडेंस। वो क्यों? क्या ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं भी या नहीं? का स्क्वायर ये चेक करता है कि ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं जो आप स्टडी करना जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से मुताल्लिक हैं, तो ये इनके लफ्ज़ में ही आपको एक्सप्लेन होना चाहिए। का स्क्वायर हैज़ टू डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग, यूजेबिलिटी के दो सिनेरियोज हैं। या तो आप चेक करते हैं गुडनेस ऑफ फिट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये जो मॉडल है, ये जो आप जो भी कह रहे हैं, जो भी हाइपोथेसिस कह रहे हैं, ये ऐसा ही होता है या नहीं होता, और ये इसके अल्फाज से ज़ाहिर है। और दूसरा आप कह रहे हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब ये हुआ कि क्या, जैसे मैंने कहा, आप उसको टेस्ट ऑफ डिपेंडेंस सोचिएगा कि क्या ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्या एक की वजह से दूसरा हो रहा है, या ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे क्या एज के साथ किसी के क्या हेयर कलर के साथ लोगों की सॉन्ग्स की चॉइस बदलती है? तो ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर डिपेंडेंट हैं तो हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, हमारी बात ठीक थी। और अगर इंडिपेंडेंट है तो हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, ये रिलेटेड नहीं है। तो काई स्क्वायर के ये दो टेस्ट होते हैं, इंडिपेंडेंस और गुडनेस टू फिट, और फिर ये ख़त्म हो गया काई स्क्वायर। अब आते हैं हम अपने एग्ज़ाम क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आपको ये एक्सप्लेन इसलिए किया इतनी तफसील से और इस बात पे ज़्यादा फोकस किया कि आप कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि पेपर में जो सवाल आएगा वो बहुत बेसिक सा सवाल होगा। आपको उसमें एग्जांपल्स दे के रिलेट करके समझा सकेंगे तो आप 4 पेज भर सकेंगे, वरना आपके 4 पेज नहीं भरेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेंज, क्वार्टाइल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भाई रेंज तो डेटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से निकल आती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। आपने कहा क्वार्टाइल तो 25% पे डिवाइड कर दें डेटा को, हर 25% जो क्वार्टाइल कहलाएगा, एक क्वार्टाइल, 4 क्वार्टाइल होते हैं। आपने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको याद है कि काई स्क्वायर को अंडर रूट करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, जो कि बताता है कि आपका डेटा जो है वो मीन से कितना डिफरेंट है, कितना मुख्तलिफ है, मीन के मुकाबले में आपके डेटा में कितना डिफरेंस है। काई स्क्वायर है अपना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसको अंडर रूट भी कर लेते हैं हम। तो अब बताइए इस पे आप 4 पेज कैसे लिखेंगे? 4 पेज लिखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। वो सारी एग्जाम्पल्स जो मैंने साथ में समझाई आपको कि जी डेटा क्या हो सकता है जिसकी रेंज निकले, तो आप बताएंगे बच्चों की हाइट की रेंज। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उसमें बच्चों की मुख्तलिफ हाइट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 6 फुट का है, कम से कम 3 फुट का है, तो इनकी रेंज हो जाएगी 3 फीट। इसी तरह से जब आप क्वार्टाइल बता रहे होंगे तो डेटा के क्वार्टाइल्स बताएंगे करके कि हमने जो है वो 200 बच्चों पे टेस्ट किया, अगर मुख्तलिफ हाइट्स की, तो हम उनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे और 25% 25% 25% के टुकड़े तोड़ के बोलेंगे कि फर्स्ट 25% का ये सिचुएशन है, सेकंड 25% यहाँ खड़ी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इसमें मेजर किया जाता है मीडियन के निकालने के तरीके से, जैसे मीडियन निकलता है। तो अब ये देखें बात बढ़ गई, अब आपने मिसालें भी डाल दी, अपने स्कूल से निकाल के लेके आए। फिर आपने बताया जी स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है। फिर आपने बताया कि मैं यूनिफॉर्म बनवा रहा हूँ किसी से और मैंने फ़ैसला किया कि उसको एवरेज बता दूं कि जी मेरी एवरेज मीन जो है वो 4 है। अगर मैं उसको साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन या डिस्पर्शन का कोई भी मेजर बताऊंगा तो उससे वो अंदाज़ा लगा सकेगा कि 4 से कितने बच्चे ऑलमोस्ट ऐसे होंगे जो इधर और उधर पाए जाते होंगे, ताकि वो उसी हिसाब से मज़ीद 4 फुट से छोटे बच्चे और 4 फुट से बड़े बच्चों का एहतमाम करें। तो जब आप ये तफसीलात में जाएंगे और एक से ज़्यादा मिसालें एक एक चीज़ पे लगाते जाएंगे, तभी आपका जवाब पूरा बनेगा और इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप बुक से तैयारी करने की कोशिश करेंगे, इसमें फार्मूले याद करेंगे, तो फिर आप मेरा नहीं लगता कि उसके बाद भी आप पूरा 4 पेज का जवाब बना पाएंगे। जवाब 4 पेज का तभी बनेगा जब आप, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन एंड मोड। अब बताइए कहाँ से चापिए, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ 2022 के स्प्रिंग के। तो मीडियन एंड मीडियन एक्सप्लेन कर दिया आपने, डेटा लिया, आपने एक्चुअल डेटा लेंगे
क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि मैं एक स्कूल के बच्चों की हाइट्स का डेटा यहाँ लिख रहा हूँ, 2.5, 3.4, 4, 5, 6, 2, 4, 3, 2 मिक्स करके आपने डेटा जमा कर दिया यहाँ पे। फिर आपने कहा आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो उसकी बीच की वैल्यू मीडियन कहलाएगी। फिर आपने बताया कि ऑन द अदर हैंड इसी डेटा को लेते हुए मैं मीन निकालूंगा तो ऐसे निकलेगा। देखें, आपको याद है ना, पूरा मैंने मीन और मीडियन डेटा से निकाल के दिखाया था, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ऐसे डाल डाल के डेटा दिखाया था मैंने आपको। तो आप डेटा लीजिएगा, डेटा रियल हो, यानी रियल किसी रियलिटी से कंपेयर करता हो, हाइट्स का डेटा हो, बच्चों के स्कूल के स्कोर का डेटा हो, उसी डेटा का मीडियन निकालें, उसी का मीन निकालें, उसी का मोड निकालें। फिर आप बताएं कि मोड इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मीन इज़ द average, and average calculated by adding all the values and dividing it by number of, और फिर number of observations, median is the central value। उसके बाद आप बताएंगे कि ये सेम होने चाहिए अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये सेम नहीं होते। स्क्यूड डेटा में मीन मीडियन मोड सेम नहीं रहते। और इन तीनों का एक साथ इस्तेमाल हमें ये बताता है कि डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। मीन निकालना आसान है, एवरेज है, उससे मज़ीद फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं। मीडियन जो है वो एक विजुअल फिगर है, इस पर और मज़ीद कोई और हम मैथमेटिकल या कोई और स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ नहीं कर सकते। सेम गोज़ फॉर मोड। ये अब जब सारी मिसालें देंगे तो फिर ये बात लंबी होगी और 4 पेज पे बात जाएगी। ठीक है जी। तो फिर सिमिलरली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, ये मैंने आपसे कहा था, इसको आप देख लीजिएगा पेपर में लिखने के लिए के हिसाब से ये याद की जा सकती हैं। फिर एक सवाल आ रहा है कि जी explain the measures of central tendencies and measures of dispersion, how these two concepts are related। once again, अगर आपने ये समझा हुआ है कि सेंट्रल टेंडेंसी तो ये बता देगी कि हमारी हाइट 4 है, इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, इससे प्लानिंग में आसानी होगी, इससे बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। लेकिन अगर डिस्पर्जन नहीं बताया तो उससे कितने नुकसान हो सकते हैं, ये हमने तफसील से कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया है। इस तफसील में और इन मिसालों में जाएंगे। साथ में अल्फाज सारे आप टेक्निकल यूज़ करेंगे, मीन भी करेंगे, मीडियन भी करेंगे, मोड भी करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी करेंगे, वेरिएशन कलर्स भी यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो जवाब हैं वो बड़े हो सकेंगे। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई कि कॉन्सेप्चुअली समझ लेने से पेपर करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और आप ज़्यादा आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।